नमस्कार दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की प्रिपरेशन के लिए आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज। तो आज इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज का बेसिक इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसकी हिस्ट्री, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, सी लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस और इसका जो कंपाइलेशन प्रोसेस होता है, ये 3 टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि सी लैंग्वेज का ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हम बात करें कि सबसे पहले 1960 की हम बात करते हैं। 1960 में एक लैंग्वेज डेवलप हुई थी एल्गोल के नाम से। एल्गोल क्या है आपका यहाँ पर? एल्गोल है एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले डेवलप हुई आपकी, जिसको कि एक इंटरनेशनल ग्रुप ने डेवलप किया यहाँ पर। और एल्गोल के बाद 1967 में आपकी एक नई लैंग्वेज डेवलप हुई एल्गोल से आगे, जो कि थी BCPL, दैट इज़ बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि मार्टिन रिचर्ड के द्वारा डेवलप हुई। तो सबसे पहले एल्गोल आई 1960 में, उसके बाद आपकी BCPL आई 1967 में। इसके बाद 1970 में बी लैंग्वेज डेवलप हुई। 1970 में बी लैंग्वेज डेवलप हुई, जो कि केन थॉम्सन नाम के व्यक्ति ने डेवलप करी। और बी लैंग्वेज के बाद 1972 में सी लैंग्वेज आई, जो कि डेनिस रिची के द्वारा डेवलप हुई। तो इस तरीके से ये हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पर देखी इसकी डेवलप होने के लिए, सी लैंग्वेज के लिए, कि 1960 में एल्गोल लैंग्वेज आई, जो कि इंटरनेशनल ग्रुप ने डेवलप करी। 1967 में BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, जो कि मार्टिन रिचर्ड के द्वारा डेवलप थी। 1970 में बी लैंग्वेज डेवलप हुई, जिसे केन थॉम्सन ने डेवलप किया। और फिर 1972 में सी लैंग्वेज डेवलप हुई, जिसे डेनिस रिची ने डेवलप किया। जो सी लैंग्वेज है वो AT&T बेल लैब, इस लैब में डेवलप हुई, जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल लैब। इस लैब में सी लैंग्वेज को डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया। अब इसके कुछ फीचर्स हम डिस्कस करते हैं यहाँ सी लैंग्वेज के, इससे रिलेटेड फैक्ट्स या फीचर्स हम इनको कह दें कि सी लैंग्वेज जो है एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब है कि किसी एक मशीन में या किसी एक कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम बनाया जाता है, तो उसे किसी भी कंप्यूटर में, किसी दूसरे कंप्यूटर में भी उस प्रोग्राम को रन कराया जा सकता है। यह एक मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये वैसे तो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसके कुछ फंक्शंस जो हैं वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले फंक्शन भी इसमें हैं, इसलिए इसे मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि जो प्रोग्राम हम बनाते हैं उसका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में हम इसको प्रिपेयर करते हैं। इसमें लार्ज इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है, जिस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे हेडर फाइल्स होती है। उन हेडर फाइल्स में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी होती है, जिसके कि बहुत सारे फंक्शंस यहाँ बने हुए होते हैं। सी लैंग्वेज जो है एक मदर लैंग्वेज कहलाती है, क्योंकि इसके प्रिंसिपल दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा हो गई, C++ हो गई, इनमें काम में लिए जाते हैं। तो सी लैंग्वेज एक मदर लैंग्वेज कहलाती है। इसे एक मशीन हिट लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट मशीन पे बहुत जल्दी मतलब ये कंपाइल हो जाती है। इसे प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होती है, एक प्रोसीजर के फॉर्म में होती है, इसलिए प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहा जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के जितने भी ड्राइवर होते हैं वो सारे सी लैंग्वेज में ही बने होते हैं। इसके अलावा कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये जो होते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये भी सी लैंग्वेज में इनकी प्रोग्रामिंग हुई होती है। बायोस जो होता है कंप्यूटर में, वो उसकी प्रोग्रामिंग भी सी लैंग्वेज में ही हुई होती है। सी लैंग्वेज जो है आपकी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करती है, यानी कि किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं आप इसमें, तो वो मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। अगर आपको मेमोरी फ्री करानी है तो फ्री फंक्शन यूज़ में लेकर के हम जो एलोकेटेड मेमोरी है उसको फ्री करा सकते हैं। इसके अलावा सी प्रोग्राम जो है उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम होता है, यानी कि जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है सी प्रोग्राम। इसमें पॉइंटर हम यूज़ में लेते हैं, जैसे मेमोरी हो गया, फंक्शन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, एरे हो गया, इनके लिए हम पॉइंटर यूज में लेते हैं। इसके अलावा किसी भी फंक्शन में दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हो, मतलब एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं हम।
सी लैंग्वेज जो है एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, यानी कि इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि कोई नया फीचर होता है तो ईजीली सी लैंग्वेज उसको एडॉप्ट कर लेती है। तो ये सारे फीचर्स हैं सी लैंग्वेज के। इसके बाद हम बात करें कंपाइलेशन प्रोसेस की। सी लैंग्वेज का जो कंपाइलेशन प्रोसेस है वो कैसे होता है। कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है? कंपाइलेशन का मतलब होता है सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलना। सोर्स कोड को मशीन कोड में कौन बदलता है? कंपाइलर। मशीन कोड जो होता है वो एग्जीक्यूटेबल कोड कहलाता है, या ऑब्जेक्ट कोड भी इसको हम कभी कभी कहते हैं। तो सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का जो प्रोसीजर है वो कंपाइलेशन कहलाता है। अब यहाँ पर एक प्रोग्राम, हम बार बार बात करते हैं कि सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या हम कहें सेट ऑफ रूल्स, या हम कहें सेट ऑफ सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होते हैं? सिंटैक्स एक तरीके से सेंटेंस होते हैं, है ना। कंप्यूटर लैंग्वेज के जो स्टेटमेंट हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंटैक्स कहलाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर, स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर होगा लैंग्वेज में वो सिंटैक्स कहलाएगा आपका। सी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि सी लैंग्वेज में जो कोड फाइल होती है या सोर्स फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .c होता है। यहाँ पर कंपाइलर कौन सा यूज में लेते हैं? तो हम GCC यानी GNU कंपाइलर कलेक्शन कंपाइलर, GCC कंपाइलर काम में लेते हैं। सी लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। यानी कि अगर हम कैपिटल में लिखेंगे और उसी चीज़ को स्मॉल में लिखेंगे तो दोनों को ये अलग अलग चीज़ मानेगा। जैसे हमने यहाँ लिया है इंटीजर A और इंटीजर कैपिटल है, तो ये एक वेरिएबल होगा, ये दूसरा वेरिएबल होगा, ठीक है। यानी कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को ये अलग अलग काउंट करेगा। तो ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। अब कंपाइलेशन का स्टेप्स देखते हैं हम। 4 स्टेप्स बेसिकली होते हैं कंपाइलेशन में। वो होते हैं, सबसे पहला होता है प्री प्रोसेसर, फिर होता है कंपाइलर, फिर होता है असेंबलर और फिर होता है लिंकर। ये 4 बेसिक प्रोसेस होते हैं सी लैंग्वेज के कंपाइलेशन स्टेप में। तो इनको हम देखते हैं ये प्रोसेस क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? सोर्स कोड है। सोर्स कोड जो है हमारे वो .c फाइल होती है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हो गया hello.c, ये सोर्स कोड हो गया हमारा, ठीक है। अब ये सोर्स कोड किस में जाएगा? सबसे पहले प्री प्रोसेसर में जाएगा। प्री प्रोसेसर क्या करेगा? इस सोर्स कोड को एक्सपांड करेगा और एक्सपांडेड कोड में चेंज कर देगा। सोर्स कोड को इसने एक्सपांड किया यानी कि इसमें जितनी भी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, है ना, उन सभी लाइब्रेरी फंक्शन को ये इसके साथ इंक्लूड कर देता है। तो एक्सपांडेड कोड यहाँ पर बन जाता है। इस एक्सपांडेड कोड का जो एक्सटेंशन होता है वो .i होता है। तो .c से .i एक्सटेंशन हो जाता है, hello.i हो गया। अब ये जो एक्सपांडेड कोड है ये किस में जाता है? ये कंपाइलर में जाता है। और कंपाइलर क्या करता है? इस एक्सपांडेड कोड को असेंबली कोड में चेंज कर देता है। तो ये जो असेंबली कोड है ये .s फाइल होती है, तो .i फाइल से .s फाइल में हम कन्वर्ट हो जाते हैं hello.s, ठीक है। इसके बाद अब ये जो असेंबली कोड आए हैं ये असेंबली कोड किस में जाएंगे? ये असेंबलर में जाएंगे। किस में जाएंगे? ये असेंबलर में जाएंगे। और असेंबलर असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देगा, यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल यहाँ पर जनरेट हो जाएगी .obj फाइल, जैसे hello.obj, ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइल बन गई। अब ये ऑब्जेक्ट फाइल किस में जाती है? ये जाएगी लिंकर में और एग्जीक्यूटेबल कोड ये बना देगी। ऑब्जेक्ट फाइल से ही एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है जो कि .exe फाइल होती है, जैसे hello.exe, और फिर इस एग्जीक्यूटेबल कोड को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, प्रोग्राम रन हो जाता है हमारा, ठीक है। एक लोडर होता है, वो लोडर इसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो इस तरीके से सोर्स कोड प्री प्रोसेसर में गया, वहाँ से ये एक्सपांडेड कोड में चेंज हुआ, एक्सपांडेड कोड कंपाइलर में गया तो असेंबली कोड बना, असेंबली कोड असेंबलर में गया, ऑब्जेक्ट कोड बना, वहाँ से लिंकर में गया तो एग्जीक्यूटेबल कोड आपका बन के आ गया। तो एक एक को हम देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपका क्या है? प्री प्रोसेसर है। प्री प्रोसेसर क्या कर रहा है? सोर्स कोड को एक्सपांडेड कोड में बदल रहा है, यानी कि .c फाइल को .i फाइल में बदल रहा है, ठीक है। सोर्स कोड क्या होता है? जो कोड हम टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं वही हमारे सोर्स कोड होते हैं। इसमें प्री प्रोसेसर क्या करता है? जितने भी कमेंट्स हमने लिखे हैं उन कमेंट्स को रिमूव करता है, और अगर कोई हेडर फाइल है या लाइब्रेरी फंक्शन है तो उनको इंक्लूड करके एक्सपांडेड कोड बना देता है। अब ये एक्सपांडेड कोड किस में जाते हैं? कंपाइलर में जाते हैं। कंपाइलर क्या करता है? इन एक्सपांडेड कोड को असेंबली कोड में चेंज कर देता है, .i फाइल को .s फाइल में कन्वर्ट कर देता है। इसमें कंपाइलर में जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं और सिंटैक्स हैं उनको चेक किया जाता है।
इनको चेक करके असेंबली कोड बनाया जाता है। असेंबली कोड असेंबलर में जाता है और असेंबलर क्या करता है, असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है, यानी कि .s फाइल को .obj फाइल में ये कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद आपका आता है लिंकर। लिंकर क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल में चेंज कर देता है, .exe फाइल बना देता है। अब इसमें लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, ठीक है, तो लाइब्रेरी फंक्शन को भी .exe फाइल में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन लाइब्रेरी फंक्शन को कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो प्री कंपाइल्ड होते हैं, ठीक है ना। इनमें ऑब्जेक्ट कोड जो होते हैं वो .lib एक्सटेंशन में स्टोर होते हैं। तो लिंकर क्या करता है, प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट कोड और लाइब्रेरी फाइल के ऑब्जेक्ट कोड दोनों को कंबाइन करके फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल यहाँ पर बना देता है। अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल कहाँ जाती है, लोडर के पास जाती है, और लोडर क्या करता है, इसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो इस तरीके से ये इसका कंपाइलेशन या एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है सी लैंग्वेज का। थैंक यू।